हेलो एंड वेलकम टू योर टॉक शो। साथ में आपके यहाँ नापुंज। और आज के इस टॉक शो में बात करेंगे किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डिपार्टमेंट के बारे में। वो डिपार्टमेंट कोई और नहीं बल्कि एचआर डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ जॉब पे रखना या निकालना नहीं होता, कैसे उसको ग्रो करवाना है एक एम्प्लॉय को, कैसे कंपनी की ग्रोथ पर काम करना है, कैसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में एम्प्लॉय और कंपनी को साथ लेकर चलना है, ये भी उसको देखना होता है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आलोक झा, जो कि ग्लोबल एचआर लीडर है, वो हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। पहली बात नमस्कार, और मैं एशियन न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हर्षित जी, उदयराज जी, सबको, और आपको अन्ना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मेरे हिसाब से रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उस कंपनी के। बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगी नहीं। और एम्प्लॉयज़ को देखभाल करना एचआर डिपार्टमेंट का काम है। और जैसा आपने पूछा एचआर होता क्या है, तो राइट द एंटायर लाइफ साइकिल, मतलब जो पूरी एक लाइफ साइकिल होते हैं एम्प्लॉय की, उसको जो मैनेज करते हैं उसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं। राइट, मतलब आप समझिए रिक्रूटमेंट करने से लेके जब हम उसकी नियुक्ति करते हैं कंपनी में, नियुक्ति करने से लेके उसको ट्रेनिंग देना, उसको बढ़ाना, उसके उसके कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाना, ठीक है, उसको एक काबिल बनाना, एक पोजीशन पे ले जाना, उसके ग्रोथ के बारे में सोचना, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचना, उसके वेलबींग के बारे में सोचना, उनके सैलरी के बारे में ध्यान रखना, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में सीखना। तो राइट फ्रॉम, वी कॉल इट राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट, द एंटायर लाइफ साइकिल जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कंपनी में, चाहे आप यहाँ रहिए चाहे आप ग्लोबली कहीं भी काम कीजिए। तो जैसे मैं अपने बारे में, जैसे आप शायद मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे या लोगों को, मैंने 33 साल एचआर में काम किया, इंडिया में और ओवरसीज़ वर्ल्ड वाइड काम किया है। मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भोपाल से मैंने मैनेजमेंट किया ग्रेजुएशन वे बैक इन 90, और मेरे मास्टर्स किया वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और 33 साल पूरे दुनिया में काम किया, और फाइनली अभी आपके सामने बैठा। पहली बात, एचआर डिपार्टमेंट को वो एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, मतलब अभी मैं कॉम्पिटेंसीज़ को अगर हिंदी में बताऊं तो उनकी जो काबिलियत होती है, काबिलियत का जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, अभी मुझे पता होगा कि एक एम्प्लॉय की ये काबिलियत है और इसकी ये डेफिशिएंसीज़ हैं। तो जब मुझे वो दोनों पता चलता है कि इसकी अच्छाई क्या है, इसके पास क्या है और इसको क्या देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उसकी एक खुद की क्वालिटी होती है, उसकी खुद की एक्सपीरियंस होती है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन होती है, कॉम्पिटेंसीज होता है, और एक जॉब होता है जो कि कार्य होता है। कार्य में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एम्प्लॉय को करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो जब आप वो आदमी वो काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जो एक तो होगा कि उनके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी होगी, और एक हो जाए कंपनी को करवानी पड़ती है। राइट, कंपनी को जो करवानी पड़ती है उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आज आप न्यूज़ रीडर हैं और कल आप एडिटर बन जाएंगी, तो एडिटर, न्यूज़ रीडर से एडिटर बनने के लिए आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए, और उस गुण को आपके पास है या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उसको ट्रेनिंग करना है। उसी तरह से हमारे एम्प्लॉय हैं, जैसे कि कोई टेक्नीशियन ज्वाइन करता है, उसको फिर सीनियर टेक्नीशियन बनना है, तो टेक्नीशियन की अलग कॉम्पिटेंसी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, और जो सीनियर होते हैं उनकी अलग होती है। उस लेवल से उस लेवल जाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए एचआर एक मेजर रोल प्ले करता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं ट्रेनिंग्स होती है और वो आप लोगों को ही देखनी पड़ती है, लेकिन टैलेंट रिटेंशन के लिए सबसे प्रभावी आज की डेट में अगर देखा जाए, इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या रणनीति आपने सबसे ज़्यादा अपनाई है जो हमेशा ठीक रही हो, सटीक रही हो किसी चीज़ के लिए? देखिए, एम्प्लॉय को रिटेन, मतलब एम्प्लॉय को आप रख सकते हैं लंबे समय के लिए तभी जब आप उनका ख्याल करें। कि अगर एम्प्लॉय का आप ख्याल नहीं कीजिएगा तो बेचारा रहेगा कैसे, वो बेचारी रहेंगी कैसे। तो ख्याल दो तीन तरीके से होता है, बिकॉज एक तरीका होता है कि आप उनके जो जॉब दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें उनकी खुशी होनी चाहिए, वो प्यार से उस काम को करें।
he should love the, and he or she should love the job he or she is doing. जो वो कर रहे हैं या कर रही हैं, उसको एक प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। दूसरी बात, जॉब के अलावा आपको देखना है उसको उसकी सीढ़ी बताने की, बस भाई बहन मैम आप यहाँ पे हैं और आपके लिए इस कंपनी में आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, आपकी ग्रोथ इतनी लंबी हो सकती है। और उस ग्रोथ की सीढ़ी को बताने के बाद आपको उनको बताना है कि वो सीढ़ी एक एक करके कैसे चढ़ेंगी, 1 मंजिले से 5 मंजिले पे कैसे जाएंगी, उसमें उनके साथ रहना है। उसमें आपको उनको एश्योर करना है कि आप इस सीढ़ी से इस सीढ़ी तक कैसे जाइएगा, इस सीढ़ी से आज सीढ़ी तक कैसे जाइए। तो आपको ग्रोथ एक पक्का देना है। और जब ग्रोथ दिख रहा है कि मेरे इस कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, दिख रहा है कि मेरा ध्यान आप रख रही हैं, और दिख रहा है कि मेरी फैमिली का भी ध्यान रखा जा रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर लाइक योर फैमिली। बिकॉज क्या होता है कि आज के ज़माने में आप देखिए कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेकअप आवर्स, अगर आप 18 घंटा जगे हैं या आप 16 घंटा जगे हैं, तो 16 घंटा में आप 9 से 10 घंटा आप ऑफिस में दे रहे हैं। The people are your extended family and the company should treat employees as their extended family members. आप कहीं भी चेंज कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव से चेंज कीजिए, और ये सारी चीज़ें देख के चेंज कीजिए। सिर्फ सैलरी के लिए चेंज मत कीजिए। तो रिटेंशन तभी काम करेगा जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय, उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका जॉब, उसका फैमिली, उसकी फैसिलिटीज़, उसकी मेडिकल, ऑल ऑफ दिस, एजुकेशन, एवरीथिंग यू सी। एजुकेशन का भी ध्यान रखिए एम्प्लॉय का ग्रोथ के लिए। कि कोई है इंजीनियर है, उसको MBA करना चाहता है, तो आप 4 साल 5 साल काम करने के बाद आप एक प्रपोजल बनाइए, प्रोसेस बनाइए कि भाई कंपनी स्पॉन्सर करेगी तुम्हारा 2 साल का प्रोग्राम, बट 2 साल के बाद आके आपको हमारे साथ काम करना है। सो बहुत सारी चीज़ें जो कि काम कर सकते हैं। इट इज़ अप टू द, एक माइंडसेट होता है एम्प्लॉयज़ का, मतलब HR वालों का, और मैनेजमेंट के साथ मिल के एक अच्छा प्रोग्राम बनाए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो कि एक काम नहीं करना चाहेगा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना यंगस्टर्स को हमेशा महत्व दिया जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंस उनको दी जाती है, लेकिन उनके जॉब के लिए कोई HR डिपार्टमेंट कैसे काम करता है कि कैसे जो मार्केट में यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए? देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो यंगस्टर आपने बोला कि जो जॉब कर रहे हैं उनको कैसे रखा जाए, एंड सेकेंड है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है। तो मैं आपके इन 2 क्वेश्चन में पहला मैं पकड़ूंगा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है, बिकॉज जॉब इज़ नेक्स्ट, फर्स्ट यू शुड बी रेडी। तो पहली बात ये है कि देखिए अभी इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छे स्थिति में है, मतलब इकोनॉमिकली वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। भारत की तरफ सब हमें देख रहे हैं कि भारत को हम कैसे अच्छा, एम्प्लॉयज़ को कैसे अच्छा कर सकते हैं। भारत की जो पॉपुलेशन है एवरेज इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। आई मीन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में होता है। हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, यंग पॉपुलेशन भी बहुत है। बट एक जगह जो हमें काम करना है, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ऑल एग्रेसिवली हम काम कर सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसको कॉर्पोरेट से लिंक करके या उसको जॉब लिंक करके अगर हम कोर्सेज बनाएं या उनको पढ़ाएं या उनको ट्रेनिंग दें, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कॉलेज में, जॉब ओरिएंटेड स्किल बेस्ड प्रोग्राम, स्किल बेस्ड कोर्सेज, स्किल बेस्ड जॉब्स, ये अगर हम बच्चों के दिमाग में अगर बचपन से डाल दें कि बेटा 8th 9th 10th में ही ऐसे कुछ काम करो जो कि तुम्हें अच्छा लगता है, तो थोड़ा काम वो करना चाहिए। 10th 11th 12th में फिर थोड़ा और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में तो डेफिनेटली पढ़ाई नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। टुडे इफ़ वी हैव टू ग्रो, मैं तो बोलूँगा आपके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए। आप एजुकेशन सिस्टम को वो बनाइए जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है दुनिया में, देश में, और वो कोर्सेज को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो हमारे पुराने कोर्सेज हैं उनको हटाइए, जो चाहिए कॉलेज में, जो चाहिए स्कूल में वो डालिए, जो चाहिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में वो डालिए, और प्रैक्टिकल डालिए। हमारा फोकस हमेशा थियोरेटिकल रहता है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से 50-50 होना चाहिए, 50 थियोरेटिकल 50 प्रैक्टिकल।
आप ये मत देखिए कि आप फर्स्ट क्लास आए कि नहीं, आप देखिए कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया बाहर, आप कितने समय फैक्ट्री में काम किया, कितने समय मीडिया हाउसेस में काम किया अगर मीडिया के बच्चे हैं तो। आई मीन, सो इंटर्नशिप मॉडल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बच्चों को ट्रेनिंग देना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हैंड्स ऑन जॉब करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़ना है। अभी आप अंडर प्रिविलेज्ड या गांव की बात करें, या आप जो भी हमारे आसपास एजुकेशन सिस्टम है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सारे गांव हैं, कितने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, IITs हैं। अभी हर एक जगह हमको बच्चों को ट्रेन करना है, उनको एक स्किल सेट, जो भी उनका शौक है वो जानकारी प्राप्त करने की। मैडम, जैसे आपका मीडिया में शौक है, हो सकता है किसी और का टेक्निकल माइंडसेट हो, कंप्यूटर का शौक हो, किसी और का हो सकता है मैकेनिकल साइड में दिमाग हो, किसी और का हो सकता है किसी और चीज़ में दिमाग हो। वो कैच करना, अर्ली बर्ड्स, अर्ली उनको पकड़ा जाए कि तुम्हारा ये स्किल है, तुम ये कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स में तुमको ये ट्रेनिंग है। मीडिया है तो मीडिया हाउस के साथ टाइप कीजिए, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, IT में है तो IT के वालों के साथ टाइप कीजिए। ये एक काम हम लोग रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के साथ एक टाइप हम कर सकते हैं, ये एक हमारा काम है। दूसरा काम इंडस्ट्री के साथ, ये मेरा सजेशन होगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, इनके कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहाँ के जो चलाते हैं मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट के लिए, कि आप ये गवर्नमेंट को, मेरा सजेशन होगा एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, कि एक इंडस्ट्री और एक गवर्नमेंट का एक टाइप होना चाहिए, वेयर द गवर्नमेंट टेल्स द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दैट एरिया कि बॉस, यू टेक द ओनरशिप। आपका एक प्लांट है एक जगह में, मान लीजिए रायपुर में हैं हम, और रायपुर में 3 इंडस्ट्री है, तो वो 3 इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनके सीनियर मैनेजमेंट है, उनके साथ गवर्नमेंट की मीटिंग करनी चाहिए, IAS ऑफिसर्स की। उनको एक टीम बनाना चाहिए कि 2 IAS ऑफिसर हैं, 2 आपके स्टेट ऑफिसर्स हैं, और 4 मैनेजमेंट के बंदे हैं। ये सब मिलके ओनरशिप ले कि इस एरिया में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस एरिया में 10 डिप्लोमा कॉलेज है, इस एरिया में 15 ITI कॉलेजेस हैं, और इस एरिया में नॉर्मल ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। और उनके साथ एक ओनरशिप करे कि भाई, आपके कंपनी में एटलीस्ट आप इनमें से हर एक कॉलेजेस में से 30-40 बच्चे लीजिए, तो कम से कम देखिए कुछ हज़ार लोग को ट्रेनिंग मिल जाएगी। सबको एक साथ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी का ट्रेनिंग अप्रैल में होगा, किसी का मई में होगा, किसी का दिसंबर में होगा। सो द कॉर्पोरेट एक्सपोजर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द कॉर्पोरेट ओनरशिप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो ओनरशिप लेना पड़ेगा, और काम तभी होता है जब आप समझिए कि आप उसके मालिक हैं, और ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। अभी इतनी सारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स चलती हैं, बट कितने स्कीम्स एक्चुअल में आप बच्चों को वो सच में ट्रेनिंग देके उनको आप जॉब दिलवाना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ देम, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता कि अच्छे से यूज़ हो रहा है। हर एक को रूट कर देता है कन्वीनियंस के हिसाब से, वो नहीं करना चाहिए। आपका CSR फंड है, आपकी सोसाइटी है, आपकी एक कोर टीम है जो कि IAS ऑफिसर्स की है, मैनेजमेंट टीम की है, कॉर्पोरेट से, स्टेट के ऑफिसर्स हैं, सब मिलके एक फोरम बनाइए, और वो फोरम में गाइडलाइन बनाइए, गाइडलाइन में ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन कीजिए, और देखिए कि वो अचीव होता है कि नहीं। और उसके मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको रिव्यू करना चाहिए वो, कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई मीन, इट्स एन अमेजिंग थिंग टू डू। आई मीन, एंड दे शुड ऑल्सो, एंड दिस चीफ मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहब जो भी हैं, हमेशा कॉरपोरेट के लोगों को भी एडवाइजरी बोर्ड में रखिए, बिकॉज दे नो हाउ द कॉरपोरेट रन्स। IAS ऑफिसर्स, आई एम सॉरी, with high regards to their profession, they may not be the extremely right person how an industry runs. इंडस्ट्री को चलाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट को बोर्ड पे रखिए, एडवाइजरी बोर्ड पे रखिए, क्योंकि उनको पता है इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। IAS is an governing body, but the advisory body should be from the corporate. And all of this can be done if you have a proper structure starting from the top. Unemployment धीरे धीरे हट जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा,
ट्रेन करेगा, डिप्लॉय करेगा। आप समझिए कितने हज़ारों लाखों कंपनी है और हर एक कंपनी चाहता है कि 30 बच्चों को यहाँ से मैं ट्रेनिंग दे दूँ, 30 बच्चों को वहाँ दे दूँ। ऐसा सब कोई करेगा तो देखिए करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, पर ये कोई करता नहीं है। इसकी ओनरशिप हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई मुद्दा देखा जाता है तो वो जेंडर बायसनेस देखी जाती है। तो क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड में फीमेल्स और मेल्स के साथ आपको अगर कोई काम करवाना हो तो क्या ऐसा दिक्कत आती है कि फीमेल से करवाना मुश्किल हो जाता है या उनके लिए कुछ अलग रूल्स मुझे बनाने पड़ते हैं तो मेल्स को वो परेशानी होती है? मेरे ख्याल से ये सब माइंडसेट है। गॉन आर द डेज व्हेन सच थिंग्स लाई। आई मीन अभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं अभी। आई मीन हमारे नज़र में मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए आर्मी में भी देखिए, एयरफोर्स में भी देखिए, लेडीज़ भी जाके वॉर लड़ रही हैं, लेडीज़ भी फाइटर जेट चला रही है। आई मीन ये पुराने ज़माने में था। आई मीन ऐसा अभी कुछ नहीं है हमारे नज़र में। मतलब HR का ही आदमी हूँ, हमारे नज़र में लड़की लड़के सब काम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ वेयर यू हैव टू टेक केयर। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि लेडीज़ को आप ऐसा जॉब दीजिए जो कि सेफ़ हो, सिक्योर्ड हो। मतलब आप, मैं ऐसा जॉब तो लेडीज़ को नहीं दूंगा जहाँ की रात को अकेले उनको ट्रैवल करना है 50 किलोमीटर, वहाँ जाके प्लांट में काम करना है। लेडीज़ प्लांट पे रात को भी काम करेंगी तो उनकी एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, एक बस आनी चाहिए, वो लेडीज़ को लेके जाए वहाँ काम करें। वहाँ रात को भी लेडीज़ काम करती हैं। सिस्टम ऐसा बनाइए कि जहाँ कोई भी कभी भी काम कर सकता है। बट एज फार एज बायसनेस इज कंसर्न, दिस नो मोर प्रिवेलिंग एनीवेयर इन द कंट्री। अभी आप IT इंडस्ट्री में देखिए, मैं जिस कंपनी में काम करता था पहले 38-39% लेडीज़ थी, सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री। आज मैं उसी कंपनी में देख रहा हूँ, आज बाकी कंपनी देख रहा हूँ, एवरीवन इज़ एमिंग फॉर 40 से 50% सब एम कर रहे हैं लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। 30-40-50% के रेंज में IT और ITS BPO कंपनीज़ में लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं। आई डोंट थिंक बायस है। लीडरशिप लेवल पे देखिए हर एक जगह लेडीज़ हैं। तो कहाँ, मतलब ये सब माइंड सेट है, ये सब माइंड से निकालिए। एवरीवन इज़ इक्वल, आई मीन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ऐसा अभी उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं रहा। आई मीन आई डोंट थिंक इट इज़ प्रिवेलिंग एनी मोर इन इंडिया। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। कोविड को देखिए टाइम भी हो गया, लेकिन जब कोविड था तब, प्री कोविड टाइम का और पोस्ट कोविड टाइम में कुछ डिफरेंस देखते हैं HR डिपार्टमेंट में? या सो प्री कोविड टाइम में एक माइंडसेट अलग था। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्री कोविड जब था तो किसी को अगर कंपनी में काम करना होता था बाहर घर से, तो पूछते थे कि सर मैं घर से काम कर सकता हूँ क्या, या कर सकती हूँ क्या? तो उसका बॉस हमेशा बोलेगा नहीं नहीं, घर से वर्क फ्रॉम होम नहीं, अलाउड नहीं है। बिकॉज उनके मैनेजर्स और डायरेक्टर्स और GMs उनके माइंड में था कि ये लोग घर से काम नहीं करेगा। तो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट वाज मिसिंग प्री कोविड इन मेनी कंपनीज एक्सेप्ट अ फ्यू। बट पोस्ट कोविड व्हाट हैपेंड, वर्क फ्रॉम होम इतना पॉपुलर हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि सब कोई वर्क फ्रॉम होम करने लगे और काम होते रहा। IT कंपनी ग्रो किया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो किया, ITES कंपनीज ग्रो की, मैन्युफैक्चरिंग भी जो नेसेसरी आई मीन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट था, उसको क्या बोलते हैं आप, एसेंशियल सर्विसेज, उसमें सबने काम किया, राइट। तो सबसे बड़ा माइंडसेट वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अलग हुआ, दैट इज़ वन। बट अभी मेरा एक थॉट पोस्ट कोविड में ये है कि वर्क फ्रॉम होम था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। किसी कारणवश आपको वर्क फ्रॉम होम दिया गया, किसी कारणवश आपने उस वर्क फ्रॉम होम के कारण काम किया। बट आई डू नॉट, आई मीन डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे आप दूसरे तरीके से मत सोचिए, बट मेरा ये मानना है एंड आई एम 100% श्योर, ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा है कि वर्क फ्रॉम होम को अभी लिमिट कर देना चाहिए। कारण है कि जो आप सीखते हैं दूसरों के साथ रह के, सहयोगियों से, अपने प्रबंधकों से, अपने नीचे वालों से जो सीखते हैं साथ में काम करने का, वो वर्क फ्रॉम होम में मिसिंग रहता है। जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, जो कंफर्ट होता है वो बढ़ जाता है घर से काम करने का। आप उस कर लिया आपने 3-4 साल, अभी आ जाइए ऑफिस में काम कीजिए। 5 दिन ऑफिस है, 4 दिन तो आइए, या 3 दिन तो आइए। बट अभी क्या है, कई जो यंगस्टर्स हैं वो अभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मेरे हिसाब से उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज कारण ये है कि उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, जो आदमी घर में, जो लेडीज़ घर ऑफिस में काम करेंगी या जो घर पे काम करेंगी, दोनों के ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स में फ़र्क पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी में फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल व्हेन यू वर्क विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड, आई मीन
your personality grows, you individually grow, you get motivated, you get charged up, you are out of the house, you are learning new things. All of this gets restricted when you are working from home. ये सारी चीज़ें restrict हो जाती, तो आपको अपने आप को बढ़ने के लिए, अपने आप को ऊपर लेवल पे जाने के लिए आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. सोशलाइज भी नहीं हो पाते हैं. अच्छा, क्योंकि हम Socialize, I mean, a very important point I missed. I mean, social होना is extremely important. I mean, it's not social media, it's social means meeting each other and learning from each other, helping each other. ठीक है ना? I mean, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हुआ था. अब ये बदलाव वापस आना चाहिए. मतलब घर से काम करना थोड़ा कम होना चाहिए, ऑफिस से काम करना बढ़नी चाहिए. ये उनके इंडिविजुअल के लिए अच्छा है. तो क्या आपको लगता है हाइब्रिड या फिर रिमोट कल्चर इंडिया That's में? what I said, hybrid. Hybrid is the okay culture. I mean, that's what I said कि 5 दिन में 3 दिन आप काम कीजिए, 2 दिन आप यहाँ से काम कीजिए, could be 1, या 1 दिन आप ऑफिस से काम, 1 दिन आप घर से काम कीजिए, 4 दिन ऑफिस से कीजिए या 3 दिन कीजिए. हाइब्रिड मॉडल इज ओके. बट ज़्यादा चल पाएगा इंडिया में? इंडिया में चल रहा है अभी, बट ज़्यादा नहीं चल पाएगा. क्यों? बिकॉज वही कि जब वो देखेगा कि जो ऑफिस जा रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही, जो ऑफिस जा रहा है उसको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, जो ऑफिस जा रहा है उसको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है. कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको ये रहता है कि घर से कर रहे ना एक सुकून है यार. हमारे को मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है वहाँ पर, तो उनको रहता है यार 1-1.5 घंटे के ट्रैफिक में कौन जाएगा हाँ, घर तो से. मेट्रो सिटीज में हाइब्रिड मॉडल है ना. हाँ, तो लेकिन उनको ज़्यादा हमेशा माइंड में ये रहता है कि नहीं यार ये हमारा घर से देखिए आजकल वो सब फिर अगर माइंड में है, वो आप टाइमिंग चेंज की दे. देखिए फ्लेक्सी टाइमिंग एक कंसेप्ट है कि बहुत सारी कंपनीज करती हैं. आई मेरा भाई खुद, मेरे ब्रदर हैं जो कि 7 बजे ऑफिस निकल जाते हैं सुबह बॉम्बे में. तो इसीलिए चले ऑफिस सुबह निकल जाते हैं ताकि ट्रैफिक से बच जाए. अभी वो उसके पास ऑप्शन है, वो नहीं भी जा सकता है, बट ऐसा नहीं है, जाते हैं क्योंकि लोग को ऑफिस जाने में अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, काम करना ऑफिस से अच्छा लगता है. अदरवाइज कहाँ से आप मिलिएगा. तो ये और ट्रैफिक ठीक है, ट्रैफिक पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. इसका मतलब थोड़ी मैं ऑफिस नहीं आऊँगा मेट्रो में. आई मीन 80% ऑफ द पीपल आर कमिंग नाउ. या अब मैन्युफैक्चरिंग में तो सब आते हैं ना. मैन्युफैक्चरिंग में वर्क फ्रॉम होम क्या है? टेक्निकल. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं आ सकते भाई? आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग वाले को ट्रैफिक नहीं मिलता है. ट्रैफिक थोड़ी है कि आईटी वालों को ही मिलता है. ऐसा नहीं है. इट इज़ इन द माइंड सेट, इट हैज़ टू चेंज. अच्छा, जैसे आपने सब कुछ बताया ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, हमें जाना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जाए 2024, क्योंकि आपका 33 इयर्स का मोर देन दैट आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन ऐसे क्या नई चीज़ें हैं जो आज कोई एचआर डिपार्टमेंट में जाता है उन्हें अपनानी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है उसकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाए? आजकल एक अच्छी चीज़ होगी कि हर एक चीज़ वेरी सिस्टमेटिक होती है. आजकल हर एक चीज़ प्लान्ड होती है और आपको पता होता है आपको क्या करना होता है. अभी मैं 30 साल पहले जाता था या 35 साल पहले, जब मैं 34 साल पहले नौकरी स्टार्ट की, तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे बट प्लानिंग उतनी बेटर नहीं थी. अभी मैं समझता हूँ कि आजकल के लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई. आजकल लोगों को पता है कि क्या करना है. आजकल को लोगों को पता है कि कितने समय में कितना काम करना है. दैट इज़ वन. सेकेंडली ऑटोमेशन इज़ प्लेइंग अ बिग रोल. ऑटोमेट हो गया है सब कुछ. उसके कारण क्या हो गया कि लोगों के पास काफ़ी समय बचता है डेवलपमेंट काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए. ठीक है ना. तो ऑटोमेशन इज़ प्लेड अ मेजर रोल. अभी आप देखिए, अभी जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप आधे घंटे में सब कुछ इंटरव्यू लेके आप उसको स्क्रीन करके आप अपलोड कर सकते हैं या लाइव भेज सकते हैं. पहले ज़माने में ऐसा थोड़ी होता था. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी आ चुका है, लेकिन अगर एचआर को खुद अपने लिए कुछ करना हो तो हमेशा 1-2 वर्ड डालेंगे. चैट जीपीटी ने जो कह दिया, चैट जीपीटी जो भी आया है, हाँ, ये AI आया. example. मेरा सारे यंगस्टर्स जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एआई को आप हमेशा राइट पर्सपेक्टिव में यूज़ कीजिए. अगर एआई को आपने राइट पर्सपेक्टिव में यूज़ नहीं किया तो आपकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. फॉर एग्जांपल, आज के में एक कोई भी एम्प्लॉय है जो अंग्रेज़ी सीख रहा है. अगर वो सीख रहा है पहले तो बहुत अच्छा सीख रहा है, लिख रहा है, टाइप कर रहा है, लर्न कर रहा है, दैट मीन्स वो एफर्ट लगा रहा है सीखने को. बट आज वही एम्प्लॉय अगर एआई में जाता है कि आपको कुछ टाइप करना है और 3-4 वर्ड डाल देता है कीवर्ड और उस पर पैराग्राफ बन के आ जाता है और वो पैराग्राफ आपको भेज देता है. आपको लगता है कि वो एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा इंग्लिश लिखा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है,
वो अपनी लर्निंग्स को किल कर रहा है, वो अभी एआई पे डिपेंडेंट हो गया है। और ये सारी चीज़ें अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, एम्प्लॉय को अच्छा लग रहा है, बट थोड़े दिन बाद वो रिपेंड करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं सीखा। क्योंकि दे फील कि टाइम सेविंग है, फट से टाइम काम हो सेविंग जाता है। नहीं है, आपके ग्रोथ को लिमिट कर रहा है वो, हाँ। आपकी नॉलेज को कम कर रहा है वो। इट इज़ गुड टू यूज इट इन द राइट परस्पेक्टिव, बट नॉट फॉर रॉन्ग रीजंस, फॉर राइट रीजंस। समय कम है, इमिडिएटली देना है, ठीक है, चैट जीपीटी का हेल्प ले लिए, बट आपके पास समय है, सीखने का है, आप हर चीज़ चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, इट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट द थिंग। एक्चुअली और एआई बहुत कुछ कर सकते हैं। एआई में जैसे कि अभी रोबोट्स बन सकते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, रोबोट्स ऑटोमेटिकली इंटरव्यू देख हो रहे हैं सकता कितने है। मीडिया चैनल्स ने उसे एक्सेप्ट बट हाँ, ये सब ठीक है, बट अल्टीमेटली एंड में तो आदमी को ही इंटरव्यू करना है, एक्चुअली। आई मीन लेडीज़ को ही इंटरव्यू करना है। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन तो आएगा ही नहीं एक स्टेज पे। आप क्या है कि 4 चीज़ें थी, उस आपने 2 चीज़ ऑटोमेट कर दी, पर 2 चीज़ मैनुअल है, बट वो 2 चीज़ जो ऑटोमेट की उसको आप राइट पर्सपेक्टिव ये देखिए कि वो आदमी का जॉब नहीं ले रहा है, वो समय एक्स्ट्रा मिल रहा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो आज आप समझिए, आप 4 घंटा बायोडेटा सर्च करते थे किसी को एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए कि एक पोजीशन पे आपको अकाउंट्स का मैनेजर चाहिए, तो 4 घंटा सीवी किए, या आईटी में .NET डेवलपर चाहिए, 4 घंटा अपने सीवी देखा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो 4 घंटा वो किसी अपने आप को डेवलप करने के लिए किसी अच्छे काम में अपने आप के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो वो जो समय मिल रहा है वो अपने आप को ऊपर करने के लिए, अच्छा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली दैट इज़ वन। सेकेंड एडवांटेज, बिजनेस बढ़ सकता है। जहाँ आप 40 सीवी आज निकालते थे, वहाँ 400 सीवी निकलेगा, तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन फास्ट हो सकता है। सो दीज आर द गुड थिंग्स ऑफ एआई। मतलब ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि एआई के हेल्प से आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरा सबसे कंट्रोवर्शियल आपके पास आपके क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए अब ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे जा रहे हैं, हमें दिख भी रहा है कि इंडिया ग्रो भी कर रहा है देखा जाए तो, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ देखने को मिलता है, और वो ले ऑफ का 2 तरीके होते हैं, या तो टर्मिनेट कर दो या रेजिग्नेशन ले लो। कंपनीज जो है वो हमेशा करती है रेजिग्नेशन लेती हैं, तो ये क्यों डिफरेंस होता है? ये अपने, मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं उस तरीके पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि वो विन विन होती है दोनों के लिए। तो उस टाइम जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपको जल्दी जाना है, आपको यहाँ निकलना है, तो आप रिज़ाइन कीजिए, मैं आपको इमीडिएटली रिलीव कर दूँगा, ठीक है। तो आप रिज़ाइन करके जा सकते हैं फ्रॉम अ राइट पर्सपेक्टिव फॉर अ राइट जॉब। बट जहाँ टर्मिनेशन की बात होती है, टर्मिनेशन का एक प्रोसेस होता है। टर्मिनेशन हम ऐसे ही किसी को टर्मिनेट नहीं करते। एक तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसके बेसिस पे, उसके क्लॉज के बेसिस पे अगर कुछ किसी ने गलत किया है तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल के बंदों को। और उसमें उनको पता है कि कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। बट कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसको टर्मिनेट करने से हमें पता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसमें क्या समय का व्यर्थ हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ से और उनके तरफ से। तो वैसे केसेस अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड किसी को नज़र आ रहा होता है, जैसे गुड मैनेजमेंट दे डिसाइड कि चलो इनका रेजिग्नेशन ले लो, उनको जाने दो। क्योंकि अगर रेजिग्नेशन नहीं लेंगे तो उनको पता है कि ये करने से उसका इम्पैक्ट कहीं और होगा, और किसी और चीज़ों से जुड़े हो सकते हैं, जिसके कारण सबको प्रॉब्लम हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी को हो सकता है, मैनेजमेंट को हो सकता है, किसी और को हो सकता है। तो उससे बचने के लिए, और आजकल क्या समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग समय व्यर्थ और वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये होता है कि चलो यार वो प्रोसेस बहुत लंबा है, क्या करना है, रेजिग्नेशन हो जाने दो। मान लीजिए किसी ने करप्शन किया, तो उसका मैं इंक्वायरी करूँ, उसका सस्पेंड करूँ, उसका फिर कमेटी बुलाऊँ, ठीक है, और उसके बाद मैं उसको टर्मिनेट करूँ, इज़ वन वे, ठीक है। पर वो अगर मैनेजमेंट लेवल पे किया है तो इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्कर लेवल पे किया है तो उसका इम्प्लीकेशंस कुछ और हो सकता है। दो इज डन ए करप्शन, आई कैन टर्मिनेट हिम, बट द प्रोसेस इज लॉन्ग, राइट। सो दैट इज,
I mean, this is a question which cannot be answered directly, and there is no right answer and wrong answer for this. It is the situation based है, employee based है, scenario based है. अच्छा, क्योंकि अब आप बट कंपनी ले ऑफ करती है, कोई कारणवश करती है. ऐसे अच्छी कंपनी ऐसे ले ऑफ नहीं कर देती, कुछ रीजन है ले ऑफ करने का. इन डेप्थ कुछ होता ही है। और ये ले ऑफ भी करती हैं तो ऐसा थोड़ी है एम्प्लॉय को ऐसे उसके कॉम्पनसेशन देती हैं उसके बदले में. और कई अच्छी कंपनीज उनको दूसरी जगह जॉब भी लगा देती है. मान लीजिए एक कंपनी लॉस हो रहा है, कितना दिन तक लॉस करेगा? बोलते हैं भाई ये ले लो, एक पैकेज ले लो, आप चले जाइए. बट कंपनी, मैं उनसे बात करता हूँ, किसी और से बात करता हूँ, देखो बेटा वहाँ जाके अगर जॉब मिल जाए तो वैसे हेल्प भी करते हैं. ऐसे नहीं है, इतना रूथलेस नहीं होता है कि निकाल दिया. ऐसा आज के ज़माने में द थिंग्स हैव चेंज्ड. अर्लियर इट मे बी लाइक दैट, नाउ इट इज़, आई मीन इट्स अ विन विन फॉर ऑल. आई मीन ऐसा सिचुएशन होता है कि ले ऑफ भी किया बट कहीं और भी मिला दिया. आजकल तो ले ऑफ करने के बाद कंपनीज होती हैं जो उनको पूरा का पूरा लेके पूरे का पूरा प्लेस कर देती हैं. पॉश को आप कैसे देखते हैं? पॉश इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. बट पॉश का मेरा हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हर एक कंपनी में अप्लाई होता है. इसका गवर्नेंस मॉडल है, वो मॉडल को सबको करना चाहिए. सबसे पहले आपको पॉश की एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए. कमेटी के बाद सारे एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में ट्रेन करना चाहिए. पॉश किस किस तरीके होता है, कैसा कैसा होता है, सबको जानकारी प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है. और ट्रेनिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कई कंपनीज़ में ट्रेनिंग नहीं होती तो लोगों को पता नहीं होता है. इंटेंशनल अनइंटेंशनल लोग कर देते हैं, हाथ मिला लेते हैं लंबे समय तक, तो वो भी एक पॉश हो सकता है. हाथ ऐसे रख दिया तो वो भी एक पॉश हो सकता है. तो इसको बचने के लिए एक कमेटी, एक ट्रेनर को लाके सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए और रेगुलर रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए. सो दैट ये सिचुएशन कंपनी में आए ना कि किसी को इस दौरे से जाना चाहिए पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली. अच्छा जी, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि क्या जवाबदेही सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की होती है, या कोई भी अगर एम्प्लॉय ग्रो नहीं कर रहा है या कुछ इनके डिपार्टमेंट में कुछ दिक्कत आए तो लीडर्स की भी कुछ जवाबदेही होती है? बिल्कुल लीडर्स की जवाबदेही होती है. लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल. एचआर इज़ अ फैसिलिटेटर. एचआर तो काम करवा के देता है. आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग को हेड करते हैं. आपके 4 मैनेजर्स को आपको ट्रेन करना है उनके ग्रोथ के लिए. आप ये प्रपोजल लेके एचआर के पास जाइएगा, एचआर उसको स्टडी करेगा, उसके चारों को, उसके कॉम्पिटेंसीज को स्टडी करेगा, उसके गैप को स्टडी करेगा और एचआर फैसिलिटेट करेगा ये ट्रेनिंग. बट प्रपोजल तो आपसे आना चाहिए ना. तो HR leader has to play a role. HR will be definitely joining hands with you because HR is your business partner. HR is not independent. HR has to be a business partner to make the company successful. HR तभी अच्छा करेगा जब वो बिजनेस के साथ काम करता है, हाथ में हाथ मिला के काम करता है, बिजनेस को अपना समझता है. HR मतलब मैं IAS ऑफिसर हूँ कंपनी का, नो. वो एक समझ सकता है ना, मैं IAS हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ निकालने का, लेने का, सब. आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, नो. आप हैं बट आप बिजनेस पार्टनर हैं. बिजनेस के साथ एचआर का रिस्पेक्ट तभी बढ़ेगा जब एचआर बिजनेस समझेगा कि ये मीडिया है क्या. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, तो मीडिया क्या है, मीडिया कैसे काम करता है, मीडिया का अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका प्रॉफिट मॉडल क्या है, उसका ग्रोथ मॉडल क्या है, सब लेके समझना चाहिए और बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. बिजनेस पार्टनर बन के काम करना चाहिए बिजनेस हेड के साथ. तभी एचआर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, तभी एचआर कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा. एचआर स्टैंड अलोन साइलो में काम करेगा तो एचआर नहीं अच्छा काम कर पाएगा. एचआर हैज़ टू जॉइन हैंड्स विद ऑल डिपार्टमेंट्स. आपकी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन कौन सा था एज ए एचआर जब आपने काम किया तो? ओह एक ज़माने में मुझे काफ़ी लोगों को निकालना पड़ा था, 200-250 लोगों को, और वो मेरे सबसे पेनफुल काम था. और वो काम करने, चूँकि मैं बहुत यंग था और भगवान की कृपा से मैं डायनामिक रहा हूँ थ्रू आउट, तो एमडी ने बोला तुम्ही को ये काम करना पड़ेगा बिकॉज बाकी की बस की बात नहीं है. और वो काम करने के लिए मुझे 3-4 मेट्रो जाके सब करना पड़ा. बहुत ही दुखद घटना थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से मुझे वो काम करना पड़ा और मैंने किया. बट भगवान है हमेशा, किया ज़रूर बट भोगना भी पड़ा. तो मेरे को भी इम्पैक्ट किया एज एन इंडिविजुअल.
बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग जॉब ऑफ 250 पीपल, रफली 200-250 पीपल, किसी ना किसी की आह तो लगेगी ना। तो बाद में मेरे साथ भी बहुत सारे इश्यूज हुए उस इंसिडेंट के नहीं, मतलब इन नेक्स्ट 1 or 2 years। somehow intentionally नहीं किया, लेकिन वो चीजें देख मतलब consequences समवेयर देखने एल्स, आई पड़ते मीन नॉट नेसेसरली हियर, आई मीन समथिंग एल्स। सो वो एक साइकिल है, मतलब कर्मा प्लेज अ की रोल। सो ये बहुत भी दुखद घटना थी, बट करना पड़ा, कर दिया मैंने, सक्सेसफुली किया, दैट इज बेस्ट थिंग। आई मीन वेरी स्मूथ काम हो गया, बट आई वॉज नॉट लाइकिंग इट, बट माई जॉब इज़ लाइक दैट, व्हाट टू डू। मेरा काम है लेना, लोगों को रिक्रूट करना है, मेरा काम निकालना भी है। सो माई प्रोफेशन इज़ लाइक दैट, सो आई डिड इट फॉर द कंपनी, आई डिड नॉट डू इट फॉर माई सेल्फ। हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ ये समझ नहीं पाते हैं कि एचआर भी एक्चुअली में कंपनी का एम्प्लॉय ही है, उसे जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। मतलब यू आर अ पार्टनर टू द कंपनी, राइट? सो ऑल गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, मतलब आपको उसका पार्ट है। एक शब्द में अगर आपको एचआर डिपार्टमेंट या किसी एचआर को एक्सप्लेन करना पड़े इन वन वर्ड, क्या कहेंगे? हैप्पी रिसोर्सेज। मैंने नाम ही चेंज कर दिया है, एचआर का नाम रखा है हैप्पी रिसोर्सेज। योर जॉब इज टू कीप द एम्प्लॉयज एंड द रिसोर्सेज हैप्पी। ट्रू। थैंक यू आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरे ये आना तमाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अगर आपको कहीं से भी ये लगता है कि एचआर का काम सिर्फ आपको नौकरी देना है या फिर नौकरी से निकाल देना है या फिर आपको कंट्रोल करना है, तो ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो भी एक एम्प्लॉय होता है जिसे लीडर्स के अकॉर्डिंग या फिर बॉसेस के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट हेड्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, या मैनेजमेंट जो तय करता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि कैसे हर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ पे काम किया जाए, कैसे डिपार्टमेंट लीडर्स के साथ या डिपार्टमेंट हेड्स के साथ जो भी एम्प्लॉय है उसका तालमेल बिठाया जाए, कैसे आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, कंफर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि आप जो है उस कंपनी में अपनी ग्रोथ तो देखें ही, इसके साथ आपकी फैमिली भी सिक्योर फील करे। और इसी के साथ हमारे टॉक शो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।